तो ठीक है पीयू, अब हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो नंबर 3। तो ज़रा फॉर्मेट ही अलग है, लेकिन फॉर्मेट ये वीडियो बनाने का तरीका, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सीखो। ओके चलो, तो आप बोरिंग तो लगेगा, मैं नहीं हूँ, लेकिन इससे काम चला लेना, हाथ तो दिखता ही है। चलो सबसे पहले हम एक बार रिवीजन करते हैं। तो जो सबसे पहली वीडियो हमने देखी थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें हमने क्या सीखा था कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फॉर्म कैसे करते हैं, और उसमें हम क्या एलिमिनेट कर रहे थे, आर्बिटरी फंक्शंस को। उसके बाद से जो हमने सेकेंड वीडियो देखी, उसमें हमने क्या देखा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना तो रहे हैं, बट हम क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, आर्बिटरी फंक्शंस। ओके, और बस उतना ही था। सब ऐसा समझो ना कि पीडीई का वो चैप्टर नंबर 1 था जिसमें हम इंट्रोडक्शन था कि पीडीई फॉर्म कैसे करते हैं। अब हमारा सेकेंड चैप्टर है जिसमें हम पीडीई को सॉल्व करते हैं, यानी कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अच्छे से बोले तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम वो वाली इक्वेशन फाइंड करते हैं जिसका ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम क्या देखते आ रहे हैं हमेशा से कि जैसे नॉर्मल डेरिवेटिव था उसमें कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए हम उसे आर्बिटरी रखते थे। वैसे ही पीडीई में कोई भी आर्बिटरी फंक्शन हो, जैसे 2-3 अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं लेकिन अंदर का वेरिएबल फॉर्मेट सेम हो, तो सबके लिए यही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। ओके, तो चलो करते हैं सॉल्व। और इसका जो मेथड है, ये देखो, सबसे पहली बात तो समझो कि ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल, और उसमें भी कौन सा वाला, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाला। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है हमारे पास, पी पी प्लस क्यू क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू आर। और पी क्यू आर जो हो सकते हैं वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकते हैं। इसी को हम कहते हैं कॉसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसे ही हमें सॉल्व करना सीखना है। ओके, तो ये जो पूरी मेथड होती है इसे हम कुछ कहते हैं लैग्रांजिस मेथड, और इसके 4 टाइप आते हैं। ये फॉर्मेट तो यही रहता है, लेकिन पी क्यू आर जो एक्स वाई जेड का कॉम्बिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कैसा गिवन है, तो हम 4 अलग अलग मेथड फॉलो करते हैं। तो जो सबसे पहली मेथड है, अभी देखो ये जो आज की वीडियो, इसमें हम सबसे पहली मेथड ही सीखेंगे। इसके मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस करवा देता हूँ। सबसे सिंपल वाली ये होती है, आप तो खुद ही समझ गए, अगर 4 मेथड है तो सिंपल, उससे थोड़ी ट्विस्टेड, उससे थोड़ी ट्विस्टेड, और फिर सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड। समझ गए? तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो बिल्कुल है। ये रहा कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये पूरा का पूरा कैपिटल आर, वाई का स्क्वायर है वो। ठीक है, एक चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, क्या हुआ है, जो इसका नोटबुक आपको पीडीएफ भेजूंगा, तो हैंडराइटिंग मेरी ऐसी है कि जो जैसे मैं स्क्वायर लिखता हूँ, जो नंबर 2 लिखता हूँ या फिर जो जेड लिखता हूँ, वो कई कई जगह सेम है। तो ज़रा आप देखना कि मैं जेड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे कि एक्स, 2-3 लाइन नीचे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते जब कॉपी करोगे तो ज़रा कंफ्यूज हो जाओगे, सॉरी, लेकिन काम चला लेना। ओके, चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो सबसे पहली स्टेप आती है इसमें, वो होती है लैग्रांजिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे हमारे ओडीई में हम करते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो कैपिटल डी ऑपरेटर वाली जिसे हम 0 रखते थे, बस वैसे इसमें, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको उस ऑक्सिलरी टर्म का मतलब समझा रहा था। चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कि हाँ, अगर कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो ना, तो एक स्टेप आता है यहाँ पे कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर करना होता है। ओके, सो देयरफॉर हम डायरेक्टली चालू कर सकते हैं। सो देयरफॉर लैग्रांजिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। चलो अब देखते हैं लैग्रांजिस की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, और ये फिक्स है, चारों टाइप में ये जो चीज़ है वो फिक्स है। ये हमें कहती है कि dx बाई पी इज इक्वल्स टू dy बाई क्यू इज इक्वल्स टू dz बाई आर। और ये जो dx dy dz है, ये अपने नॉर्मल वाले जो कंप्लीट डेरिवेटिव होते हैं ना, वही वाले हैं। ओके, चलो अब एक एक करके वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। dx एज इट इज, p की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल्स टू dy एज इट इज, q की वैल्यू कितनी है, एक्स जेड, और dz अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से आपको चीज़ें समझाता हूँ। अब यहाँ तक आपको चारों टाइप में आना ही होता है, और फिर इसको ऑब्जर्व करना होता है। अगर कुछ इस तरीके से हो जाए कि dx और dy को आप 3 चीज़ें हैं, तो आपको 2 की पेयर में इक्वल अलग से निकालना होता है, उसे सॉल्व करना होता है वेरिएबल सेपरेबल से। तो अगर dx और dy है आपके पास, और उनके नीचे जो भी बचे, अगर वो कम्प्लीटली x और y में बच जाए, तो आप नॉर्मल टाइप 1 में वो है। उसके बाद से आपने y z को किया, और उसमें भी अगर सिर्फ y और z बच जाए, इसका वो टाइप 1 है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूँ ना, अलग से लिखता हूँ मैं, dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल्स टू dy अपॉन एक्स जेड। ओके, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, dx और dy मैंने यूज़ किया है। ओके, y x वेरिएबल चलेगा, z वेरिएबल नहीं चलेगा, और वो नहीं चलता है, लेकिन आप देखो कि अपने आप वो कैंसिल होकर निकल भी गया, z से z कैंसिल। अब देखो क्या बचा है, dx dy
और जितने भी वेरिएबल्स बचे x और y वाले बचे, यानी ये टाइप 1 में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब करना क्या होगा, तो ध्यान दो, x ऊपर जाएगा सो x dx हो जाएगा, नीचे वाई स्क्वायर बचेगा एंड दैट इज dy अपॉन x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो इट इज़ वेरी सिंपल। वो अपना सबसे पहला टाइप ODE में क्या करते थे, वेरिएबल सेपरेबल, dx के साथ सारे x और dy के साथ सारे y। सो क्या हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर dx एंड दैट इज y स्क्वायर dy। डन। अब यहाँ से आप इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स कर दो, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आपको क्या पता चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy। तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 दैट इज y क्यूब अपॉन 3, और यहाँ मैं कांस्टेंट c डैश यूज़ करता हूँ, 3 का एलसीएम होगा तो उसको बाद में अच्छा कर देंगे। x क्यूब अपॉन 3 इज y क्यूब प्लस 3 c डैश अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, y क्यूब को मैं इस तरफ भेजता हूँ तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और 3 c डैश को मैं नाम दे देता हूँ c1। ओके डन, ये आ चुकी है हमारी पहली इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एज सिंपल एज दैट। अब हम क्या करते हैं, देखो आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, हाँ एक और चीज़, ये लेग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से आती है, फॉर्मेट मतलब ये सॉल्यूशन ऐसा क्यों है, इस पूरी चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन है, जो डेरिवेशन है, वो कब होगा, जब हम मिलेंगे, क्योंकि वीडियो में एक्सप्लेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। समझ गए, चलो हाँ कहाँ पे थे हम, चलो इक्वेशन नंबर 1 तैयार है जिसमें हमने c1 की वैल्यू फाइंड की। ये सॉल्यूशन कंप्लीट होने तक बहुत सस्पेंस है, जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आपको मैं एक बार फिर से ओवरव्यू दूंगा, हाँ सिर्फ अभी सुनते रहो क्या कर रहा हूँ मैं। अब वापस से इन दोनों को कंपेयर कर चुके ना, डन। अब इन दोनों को करके देखो तो कुछ कैंसिल होगा, नहीं, एक्स जेड वाई स्क्वायर यहाँ चला गया, चलो अच्छा है, लेकिन एक्स और जेड यहाँ जाएगा, जेड तो अच्छा है बट एक्स दिक्कत देगा, तो इन दोनों को कंपेयर करना सही नहीं है। फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करके देखते हैं, वाई स्क्वायर कैंसिल, डी एक्स बचेगा, डी जेड बचेगा, जेड बचेगा, हाँ ये सही है। सो नाउ मैं कंपेयर कर रहा हूँ फर्स्ट और लास्ट वाले को, तो मैं उसको लिख देता हूँ, dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। तो देखो वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, dx dz और z और x। गुड, मैंने वही बताया ना आपको कि जो ऊपर डिफरेंशियल वाली टर्म्स बचे उन्हीं के वेरिएबल्स नीचे बचे, ठीक है, कोई वो एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए। तो अब देखो x ऊपर जाएगा सो x dx, नीचे z रहेगा एंड दैट इज dz। अब आपको तो पता है यहाँ से फिर हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, z यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि x dx इज z dz। चलो अब यहाँ से करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इंटीग्रेशन ऑफ z dz। तो x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z स्क्वायर। देखो मैंने बताया था ना, मेरा 2 और z सेम टू सेम लगने लगता है। चलो मैं कुछ तो कोशिश कर रहा हूँ कैसे इससे छुटकारा पाऊँ। z पे 2 लाइन बनाया करूँ क्या मैं, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं z है ना ऐसा बीच में लाइन बना के ऐसा बना सकते हैं, ये करेक्ट फॉर्मेट होता है इंग्लिश में भी। चलो मैथ्स में तो चलता है, ये करेक्ट ही है। चलो z में अब से ऐसा बनाऊंगा, सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज जेड स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे मैं सी डबल डैश यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं 2 को वो ठीक करके नया कॉन्स्टेंट बाद में करेंगे। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 2 सी डबल डैश अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, जेड स्क्वायर को यहाँ भेजता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसको कॉन्स्टेंट 2 यानी कि C2 नाम देते हैं, और ये सेकंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन। डन, आपको सिर्फ 2 इक्वेशन लानी होती है, समझ गए। अब देखो यहाँ से कमाल, सो नाउ फाइनली देखो, फाइनली अब आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। नाउ फाइनली द जनरल सॉल्यूशन इज फाई, यानी आपका आर्बिटरी फंक्शन जो f कहते हैं ना फाई, ये पहला क्या आया था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कॉमा दूसरा क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। और मेंशन करना होता है वेयर फाई इज अ आर्बिटरी फंक्शन। चलो अब आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या। तो आप याद करो कि जो हमने सेकेंड वीडियो के जो 2 पॉइंट देखे थे 2.1 और 2.2, उसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी फंक्शन हो u और v हो उसके अंदर दैट इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी हेल्प से हम ये वाली जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करते थे। तो अगर इसका सॉल्यूशन देना हो तो वो इसी फॉर्मेट में आएगा एफ यू कॉमा वी। तो ये जो लेग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या होती है, ये असल में सॉल्यूशन होती है इस चीज़ का, अगर u जो है वो भी कांस्टेंट c1 हो और v जो है वो कांस्टेंट c2 हो। तो अगर इस फॉर्मेट में है तो इसका सॉल्यूशन मतलब लेग्रांजेस इसके साथ मैच होता है, इसलिए हम सॉल्व करते जो c1 आता है वही हमारा u होता है और जो c2 होता है वो हमारा v होता है। तो फॉर्मेट क्या कहता है इसके सॉल्यूशन का एफ यू कॉमा वी, यानी असल में यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास फाई c1 कॉमा c2।
और C1 ही U होता है और C2 ही V होता है, तो उनकी जो एक्चुअल x और y में वैल्यूज आई होती है वो हम रिप्लेस कर देते हैं। इसलिए phi C1, C2 दैट इज अल्टीमेटली U, V एंड दैट इज अल्टीमेटली दिस एंड दिस वैल्यूज इक्वल्स टू 0, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। आप समझे, अगर इसका सॉल्यूशन ये है तो इसका सॉल्यूशन F U, V। और ये जो लैग्रांजिस ने मेथड बताई थी वो मैं आपको डेरिवेशन समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ समझ लो कि कैसे करते हैं। ये चीज़ हम क्यों करते हैं, C1 और C2 ये U और V क्यों हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको मिलकर समझाऊंगा। अभी आप ये बस मेथड को एब्जॉर्ब करो। ये फिक्स है सब में, dx/p ये इक्वेशन होती है लैग्रांजिस की, इसकी हेल्प लेकर हमें C1 और C2 ऑब्टेन करना होता है। फिर phi में C1, C2 ऐसा लिखते नहीं, बस उनकी डायरेक्ट वैल्यूज डालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0, वो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। और जो phi होता है उसे हम आर्बिट्ररी फंक्शन कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, वो एक चीज़ मेंशन करनी होती है। ये तो एक क्वेश्चन था, और 2 क्वेश्चन देखेंगे जो टाइप 1 है, इस फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करना है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम, धीरे धीरे आपको समझ में आता होगा। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, अगर F U, V टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसका सॉल्यूशन हम वो लिखते हैं, तो अगर उसे सॉल्व करें तो उसका सॉल्यूशन तो यही आने वाला है ना। सॉरी मैंने टाइम ही नहीं दिया आपको कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई नहीं, आप वीडियो को पीछे करना, और जब मैं वो कुछ भी बोल रहा था तब आप मतलब उस टाइम पे तो बोर्ड खाली दिख रहा होगा ना, तो आप उस टाइम पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या देख पा रहे हैं, P 10x प्लस Q 10y इज इक्वल्स टू 10z। अब ध्यान दो यहाँ पे, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल है, PP QQ इक्वल्स टू R। ओके, तो हम डायरेक्टली चालू करते हैं। सो देयरफॉर लैग्रांजिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रांजिस की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें क्या बताती है कि dx अपॉन p इज इक्वल्स टू dy अपॉन q इज इक्वल्स टू dz अपॉन r। ओके, सो dx एज इट इज, p की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10x इज इक्वल्स टू dy एज इट इज, q की वैल्यू कितनी है 10y दैट इज इक्वल्स टू dz, और r की वैल्यू कितनी है 10z। ओके, अब यहाँ पे तो कुछ कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं, देखो dx के नीचे x, dy के नीचे y वेरिएबल, dz के नीचे कोई भी 2 का पेयर कंपेयर करके आंसर लेकर आ जाओ। सो नाउ फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं। सो dx अपॉन 10x इज इक्वल्स टू dy अपॉन 10y। ओके, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, अपने अपनी जगह सही है वो। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब ध्यान दो, जैसे यहाँ पे dx के साथ क्या है 1 अपॉन 10x, तो इसका मतलब है वो cot x। सो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cot y dy। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ cot x बोलो फटाफट, नेचुरल लॉग ऑफ साइन x। सो नेचुरल लॉग ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन y। अब देखो दोनों ही आंसर नेचुरल लॉग में है, तो आपका वेरिएबल भी नेचुरल में लो, सो नेचुरल लॉग ऑफ c1। सो मैं क्या देख पा रहा हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ c1 इंटू साइन y। वो कंपेयर करता हूँ मैं, तो मुझे पता चलेगा साइन x अपॉन, देखो क्या होगा, साइन x इक्वल्स टू c1 साइन y, साइन y को मैं डिवीजन में भेजता हूँ एंड दैट इज c1। तो देखो कितने प्यार से हमें c1 की वैल्यू मिल गई। अब आप समझ गए ना c1 की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि phi c1, c2 इज द जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो c1 मिल चुका है, अब c2 की तरफ। हाँ, एक और चीज़, अगर c1 में x और y वेरिएबल यूज़ हुए हैं तो c2 आपको ऐसा ही बनाना है कि कहीं ना कहीं से उसमें स्ट्रिक्टली z का यूज़ होना चाहिए। समझ गए आप? अगर इसमें x और z हो गया तो उसमें आप z रखो या ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ गए। लेकिन z दोनों में से या तो c1 में या तो c2 में कहीं ना कहीं कंपलसरी z तो होना ही चाहिए। तो इन दोनों को कंपेयर करके ये आ गया। अब चाहो तो इन दोनों को कंपेयर करो, y और z में आएगा, या तो इन दोनों को करो x या z में आएगा, लेकिन मेन चीज़ क्या है, z होना चाहिए। समझ गए आप? तो चलो ना इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सो नाउ हमें पास क्या है, dy अपॉन 10y इज इक्वल्स टू dz अपॉन 10z। सो इंटीग्रेशन ऑफ cot y dy मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड 1 अपॉन 10y यानी cot y, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot z dz। सो नेचुरल लॉग ऑफ साइन y इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन z, और प्लस क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ c2। अब यहाँ से भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन y अपॉन साइन z इज c2। अभी हमने तय किया था कि z को बीच में से कट करूँगा, फिर भूल गया। चलो धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगा तो आदत आ जाएगी। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, देखो इसमें z आ गया ना। हाँ, ये इक्वेशन नंबर 2 ऐसे भी आ सकता था, आप इन दोनों को कंपेयर करते cot x cot z यानी साइन x अपॉन साइन z आता, वो भी करेक्ट है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, z होना चाहिए। आप समझ गए ना? चलो, सो फ्रॉम
इक्वेशन 1, 2 द जनरल सॉल्यूशन। अब तो हम इजीली लिख सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन इज 5 C1, C2। C1 कितना आया मेरे पास sin x अपॉन sin y, C2 कितना आया हमारे पास sin y अपॉन sin z, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो 5 C1, C2 दैट इज u, v इक्वल्स टू 0। और बिल्कुल मेंशन करना ना भूलना वेयर 5 इज n लिखना चाहिए ना, इंग्लिश में बोलते हैं कि वॉवेल से पहले n, इज एन आर्बिटरी फंक्शन। क्लियर हुआ आपको क्या करना होता है? हमें बेसिकली इस लैग्रांजेस इक्वेशन का यूज करना है। कोई भी मतलब यहाँ पे 3 है, यानी कि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है 1, 2 और ये 3। इन 3 पॉसिबिलिटी में से कोई भी 2 पॉसिबिलिटी उठानी होती है जिससे C1 और C2 दो इक्वेशन मिल जाए और किसी एक में कंपलसरी Z हो, उसके ऐसे हम हमारा जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। समझ में आया? चलो और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉपिक तो बहुत ईजी है और ये क्योंकि 3 है तो इस टॉपिक इस वीडियो को देखने के बाद से जो आपको PDF सॉल्व करनी है उसका नाम क्या होगा? PDE 3। ओके चलो अब अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए क्या लूँ? कोई इजी वाला लेता हूँ। नहीं, इजी वाला क्यों लूँ मैं? कुछ डिफ़िकल्ट वाला लेता हूँ जिससे आपको भी मज़ा आए मुझे भी मज़ा आए। चलो ये तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है उतना, पर टाइप 1 यही तो खास बात है, टाइप 1 कुछ उतना डिफ़िकल्ट है ही नहीं, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं होता है। टाइप 2 में भी कुछ ज़्यादा सोचना नहीं होता है। मेन चीज़ तो चालू होती है टाइप 3 से, जिसमें मल्टीप्लायर आ जाता है। लॉजिकल थिंकिंग से आपको सोचना पड़ता है कि क्या मल्टीप्लाई करे क्या मल्टीप्लाई ना करे। समझ गए? चलो 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 फटाफट देखो सॉल्व भी इरेज कर दिया। सिंपली वहाँ से 2 इरेज करता 3 लिख देता, लेकिन नहीं, टाइम इतना लगता है। चलो हाँ अब हम देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 जो हमसे कहता है कि सॉल्व करने को क्या y², ये हमसे क्या कह रहा है y²। एक सेकंड रुक जाओ, नहीं ये तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, रुको हम बदल देते हैं। हम कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं? हम कौन सा क्वेश्चन? चलो ये ले लेते हैं yzp प्लस 2xq एंड दैट इज इक्वल्स टू xy। ओके yzp प्लस 2xq इक्वल्स टू xy। अब देखो z और 2 दोनों एक साथ आ गए ना, तो मैं z के बीच में मतलब लाइन कर दूंगा। ओके चलो तो स्टैंडर्ड फॉर्म है pp प्लस क्यू प्लस आर। ओके तो डायरेक्टली चालू करते हैं। देयरफॉर लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहती है हमें? देखो फिर मिस्टेक हो गई, dx ऊपर आता है। dx अपॉन p इज इक्वल्स टू dy अपॉन q इज इक्वल्स टू dz अपॉन r। ओके सो dx एज इट इज, p की वैल्यू कितनी है yz, dy एज इट इज, q की वैल्यू कितनी है 2x और dz अपॉन xy। ओके अब लॉजिकली दो के पैर बनाते हैं। तो अगर मैंने इन दोनों का पैर बनाया तो क्या होगा मेरे पास? ध्यान दो, क्या इन दोनों के पैर बनाने से कुछ होगा? नहीं, इन दोनों के पैर बनाने से x से x कैंसिल हो जाएगा, कोई नहीं। इससे और इसका पैर बनाते, देखो y से y निकल जाएगा, dx बचेगा, dz बचेगा, z बचेगा, x बचेगा। तो फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करते हैं। सो नाउ dx अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू dz अपॉन एक्स वाई, y से y कैंसिल और वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा। सो x dx इज इक्वल्स टू z dz। ओके नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा x² अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा z² अपॉन 2 और c डैश अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि वो 2 का एलसीएम लेकर हम उसे करेक्ट करने वाले। तो अब क्या होगा मेरे पास? x² माइनस z² इज इक्वल्स टू c1। ये स्टेप कैसे लिखता हूँ मैं? डायरेक्टली 2 का एलसीएम ले लिया, 2c डैश को मैंने c1 अज्यूम किया और जो z² बचा वो इस तरफ आके माइनस z²। नोटबुक वाले में भी आप देखोगे कि काफ़ी डायरेक्ट लिखा है, सॉरी है उसके लिए। चलो अब हम दूसरा कुछ कंपेयर करना पड़ेगा ना, चलो सोचते हैं क्या करें। तो इसको मैंने इसके साथ करके ये लेकर आ चुके हैं। जब इन दोनों को कर रहे थे तब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था, इन दोनों को कर रहे हैं तो x कैंसिल हो रहा है। देखते हैं dy अपॉन 2x इज इक्वल्स टू dz अपॉन एक्स वाई, x से x कैंसिल। अब देखो 2 क्या है? नंबर, वो तो कहीं पे भी इंटीग्रेट हो जाएगा।
सो y को y की तरफ भेजते हैं, सो y dy और 2 को वहाँ भेज देते हैं, तो 2dz। कोई दिक्कत देगा नहीं, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। सो इंटीग्रेशन y dy इज इंटीग्रेशन ऑफ 2dz। y का तो y²/2 हो गया, 2 तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में z और c डबल डैश नाम देते हैं। 2 को मैं उस तरफ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस हो जाएगा 4 और इस तरफ भेज देता हूँ, और 2c डैश को मैं c2 नाम दे देता हूँ। तो ये देखो ये आ चुकी है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे y और z, वहाँ पे x और z। मैंने बताया था कि z दोनों में वो चलेगा, लेकिन किसी एक में तो बिल्कुल कंपलसरी होना ही चाहिए। सो मैं इन दोनों को कंपेयर करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1,2 द जनरल सॉल्यूशन क्या है हमारा? द जनरल सॉल्यूशन इज 5c1, c2 यानी x² माइनस z² y² माइनस 4z एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आ चुकी है हमारी फाइनल सॉल्यूशन। और बिल्कुल लिखना ना भूलना, वेयर phi इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट, वेयर phi इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट। समझ में आया आपको? देखो तो यही होता है हमारा इस पूरे टॉपिक का एंड। कौन सा टॉपिक है ये? कि लैग्रांजेस डिफरेंशियल ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज करके हम सबसे पहली जो टाइप होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन PP प्लस QQ इक्वल्स टू R, इस टाइप को कैसे सॉल्व करें, इस टाइप को इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें बाय यूजिंग लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो उसके बाद से यूज़ की जा सकती है। और ये था टाइप 1, जिसमें बहुत सिंपल होता है, 3 की पेयर होती है जिसमें से 2-2 के पेयर निकालने होते हैं, जिसकी वजह से ये जो इंटीग्रेशन वाला स्टेप है ये ईजी हो जाए। मतलब कि आपको dx और dz है तो नीचे भी x और z बचे तो गुड, dy और dz है तो नीचे भी y, मतलब जो ऊपर हो वही नीचे, मतलब जो डिफरेंशियल टर्म्स dx dy dz ऊपर हो उन्हीं वाले वेरिएबल्स नीचे हो। उसके अलावा जो थर्ड पार्टी है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाए, मतलब वो दोनों पेयर को आप चूज कर लो, क्योंकि उसके बाद से वो वेरिएबल सेपरेट अच्छे से हो जाते हैं। जिसमें कैंसिल हो जाए वेरिएबल अच्छे से सेपरेट ना हो पाए तो इसलिए तो बाकी 3 टाइप बचे, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है इस टॉपिक के। और याद रखना कि वो सब के लिए इस वीडियो को तुरंत देखते ही कौन से PDF को आपको सॉल्व करना है, PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन #3। ये जो PDF आपको मैं सेंड करूंगा उसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, फिर हम देखते हैं टाइप 2। इस वीडियो में बिल्कुल नहीं, आप बोर हो जाओगे, कल देखते हैं, ठीक है? चलो, हाँ टेंशन मत लेना, हाँ मैं हूँ।